हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे BSOG 171 का यूनिट 2 इंडिया एज कॉलोनी। यूनिट 1 मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट की हूँ उसे मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी। आप प्लीज़ इसके बारे में टेंस मत हो। और रही बात मेरे वीडियोज़ बनाने की, तो मैं सारे सब्जेक्ट को टच करूँगी, बट पहले मैं उन सब्जेक्ट को टच करना चाहती हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट को कवर कर ले। यानी कि ऑनर्स पेपर तो सबके डिफरेंट होते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट है जो सबके लिए सेम है। तो मैं उस सब्जेक्ट को पहले टारगेट करी हूँ। और मेरा उम्मीद ये है कि जो आप ऑनर्स पेपर रखे होंगे उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, बट ये सब्जेक्ट जो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इसके बारे में थोड़ा आइडिया कम होता है, इसलिए मैं इन सब्जेक्ट को पहले कवर करूँगी, उसके बाद मैं आपके ऑनर्स पेपर को भी कवर करूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया एज कॉलोनी, और इसमें से हम इंट्रोडक्शन, इंडियन सोसाइटी इन द कॉलोनियल पीरियड, आज ये दो टॉपिक को कवर करूँगी। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडियन सिविलाइजेशन कैसा हुआ करता था और ये कैसे डिटरमाइन करता था हमारे इंडियन सोसाइटी को, इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसकी जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, और कितने सारे हिस्टोरियंस हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या क्या व्यू पॉइंट दिए, इन सभी को मैंने आपको कवर कर दिया है। आज हम बात करेंगे इंडिया एज कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जिसे दूसरे लोग रूल करे। यानी कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के लोग इसे रूल ना करके दूसरे बाहर के देश के लोग यहाँ पे आके रूल करें, इसे कहते हैं कॉलोनी। और हम सभी को पता है कि हमारा कंट्री भी कॉलोनी हुआ करता था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। तो इस यूनिट का मेन फोकस यही है कि कॉलोनियलिज्म के टाइम में, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडिया का कैसा सोसाइटी हुआ करता था, किस तरीके से एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक में इंडियन सोसाइटी डेवलप हुआ। बहुत सारे यूरोपियन ट्रेवलर्स इंडिया में विजिट किए। उन्होंने बताया कि जब यूरोपियन इंडिया में आया था तो उस टाइम में इंडिया का इकोनॉमी बहुत ही वेल्दियस्ट था, बहुत ही रिच था। और दूसरे कॉलोनीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इसके अकॉर्डिंग इंडिया बहुत ही डिफरेंट लेवल पे था। तो इन सभी के बारे में बात होगा एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। और कॉलोनियलिज्म जब से आया है ये एक टर्निंग पॉइंट बन के आया इंडिया के लिए, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। तो मॉडर्न सोसाइटी इंट्रोड्यूस करने में ब्रिटिशर्स का कैसे हाथ रहा, ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर जो इंडिया का एक ट्रेडिशन था, यहाँ की जो सोसाइटी की प्रैक्टिस थी, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, यहाँ की कल्चर प्रैक्टिस कैसे इवॉल्व हुई, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये लाइन में मैंने जो आपको बताया वही लिखा हुआ है कि यूरोपियन ट्रेवलर्स आए, उसके अकाउंट के थ्रू हमें पता चला कि इंडियन सोसाइटी कैसी थी। दूसरे कॉलोनी के अकॉर्डिंग इंडिया का लेवल एकदम ही अलग था। फिर बताया जा रहा है कि सोशियो रिलीजियस सिस्टम जो इंडिया का था, ये एक टेक्स्ट था हिंदू मुस्लिम का अलग अलग, उसके बेसिस पे सोशियो रिलीजियस सिस्टम यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी इन द कॉलोनियल पीरियड। तो देखो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रीज़ बने यूरोप में, तो इंडस्ट्री तो बन गए। अब इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल तो इंग्लैंड में मिलता नहीं। अब यूरोपियंस सोचने लगे कि रॉ मटेरियल्स लेकर आओ कहाँ से। अब रॉ मटेरियल्स के लिए क्या हो गए, डिमांड क्रिएट हो गए। उसके बाद ठीक है, रॉ मटेरियल्स मिल भी गया, तो जितने भी सामान इंडस्ट्री से बन रहे हैं उसे अब हम बेचे कहाँ। तो दो चीज़ की ज़रूरत थी, एक रॉ मटेरियल मंगवाने की और दूसरा अपने सामान को बेचने की। तो इसके लिए क्या होगा, उसे एक जगह की तलाश होगी कि इन जगह पे जाके मैं यहाँ से रॉ मटेरियल ले सकता हूँ और इस जगह पे जाके मैं अपना सामान को बेच सकता हूँ। तो ये जो पीरियड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, ये था पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट। यहाँ से चेंजिंग स्टार्ट हुई, डिमांड बढ़े, लोगों के डिमांड बढ़े तो लोगों में मॉडर्न आइडियाज़ आने लगे, मॉडर्नाइजेशन डेवलप होने लगे। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जैसे कि डच हो गए, पोर्तुगीज़ हो गए, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारे ढूंढने लगे ऐसा जगह जहाँ पे उसे परफेक्ट मार्केटिंग मिले। उसे मिल गया इंडिया। 17वीं सेंचुरी के आसपास इंडिया में आके उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पोस्ट लगाए, फैक्ट्रीज़ बनाने लगे। और जो मेन फैक्टर था यूरोपियंस का यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करने का, यहाँ के मार्केट को कैप्चर करने का, वो था हमारे मुगल एम्पायर का वीकनेस। हमारे मुगल एम्पायर क्या होने लगे थे, वीक होने लगे थे। और यहाँ का सिस्टम जो था एकदम अनस्टेबल हो गया था, सब आपस में ही लड़ रहे थे। तो ऐसे होते होते क्या हो गया, ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियंस आए, वो देखे कि यहाँ का सिस्टम तो एकदम गया गुजरा है,
यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है और ये हमारे लिए सही है, यहाँ पे जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो वो यहाँ के अपना फैक्ट्रीज लगाए और मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी कि किस तरीके से इंडिया कॉलोनी बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यूरोपियंस इंडिया में आ गए और कॉलोनी बन गया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद कहानी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस ये तो बहुत पहले आ गए थे इंडिया में, लेकिन इंडिया को वो अपने रूल के अंदर कब लिया। ठीक है, तो देखो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, रिवॉल्ट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये हिस्ट्री की कहानी है, बट थोड़ा थोड़ा बताती हूँ जो समझने लायक है। ये जो रिवॉल्ट हुआ 1857 में, ये हुआ तो था मेनली ब्रिटिशर्स के ही अगेंस्ट में, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इंग्लैंड का यानी कि इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का और कंट्रोल हो गया हमारे इंडिया पे। यानी कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद एक एक्ट पास हुआ, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा जो इंडिया था वो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आ गया ब्रिटिश क्राउन के। अब क्या हुआ, अब ब्रिटिश क्राउन हम लोगों के इंडिया पे रूल कर रहा है, तो बन गया इंडिया कॉलोनी, बन गया। ठीक है, यानी 1858 से क्या हो गया, ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हो गया हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब देखो कंट्रोल हो गया, अब क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस लेके आए इंडियन सोसाइटी में। जब हमारा इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का, क्या क्या चेंजेस थे। सबसे पहले देखो क्या हुआ, ब्रिटिश आए, यहाँ पे जितने भी रिच सामान थे उसे प्लंडर करके उठा के ले गए। ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी क्या हो गई, पूरी तरह से बर्बाद, और जितने भी लोग थे वो और गरीब होते गए, पॉवर्टी बढ़ता गया, है ना, इकोनॉमी सफर्ड, पॉवर्टी इंक्रीज्ड। जितने भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, ये सारे हो गए बर्बाद, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंग्लैंड में तो हो गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वहाँ तो इंडस्ट्री बन रहे थे भाई, यहाँ से क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल भेज के वहाँ से सस्ता प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करा के इंडिया को लोगों को सप्लाई कर रहे थे। और वो प्रोडक्ट होता था क्या, सस्ता, तो लोग प्रेफर करेंगे उसे लेना, वो ले लिए, हमारा यहाँ इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया पूरा बर्बाद। ठीक है, तो सबसे पहला ये बर्बादी किए हैं अंग्रेज हमारे यहाँ। उसके बाद है एग्रीकल्चर डिटेरियोरेट, एग्रीकल्चर पूरी तरह से तहस नहस। कैसे, यहाँ पे बहुत तरीके के डिफरेंट कैश क्रॉप इंट्रोड्यूस किए गए। इंडिगो प्लांटेशन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बहुत सारे प्लांटर्स यूरोपियंस यूरोप से आके यहाँ पे क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, पूरी तरह से हमारे एग्रीकल्चर को खराब कर रहे थे। फिर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेवियर फेमाइन, यानी कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा है इंडिया में। ठीक है, और ये अकाल पड़ने का मेन कारण था ब्रिटिशर्स। वो इस तरीके से रूल कर रहे थे इंडिया पे कि बहुत ज़्यादा फेमाइन आ रहे थे। वो जितने भी एग्रीकल्चर को लेकर जितने भी चेंजेस लाए, यानी कि जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ये जो जमींदारी सिस्टम था ना, जो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो पूरी तरीके से बंगाल के लोगों को सफ़र कराया। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट था हमारे कंट्री पे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अच्छे काम भी किए हैं, पर वो हमारे भले के लिए नहीं किए थे, वो अपने भले के लिए ही ये सारे काम कर रहे थे। देखो क्या हुआ, ये जो मॉडर्न में रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ, जिसके पॉलिटिकल साइंस होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि सब लोग बराबर है लॉ के नज़र में, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, रिलीजन, जेंडर, इन सभी के बेसिस पे। तो रूल ऑफ लॉ में और भी बहुत चीज़ आते हैं। ठीक है, इतना सा भी समझो। तो जितने भी मॉडर्न रूल ऑफ लॉ है, जितना भी पीनल कोड है, जितना भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर है, ये सारे इंट्रोड्यूस करने वाले थे ब्रिटिशर्स। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी हुए हमारे इंडिया में। यानी कि सबसे पहला क्या हुआ, सती को बैन किया गया, मैरिज की जो एज फिक्स थी उसे बढ़ाया गया, वुमेन के लिए एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारे काम भी ब्रिटिशर्स के टाइम में हुए थे। लेकिन ये मत सोचना कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए इतना भला कर गए, ये तो हमारे सोशल रिफॉर्मर के वजह से हुआ है। यानी कि अगर सती बैन हुआ है तो उसमें राजा राम मोहन रॉय का हाथ है। अगर वो नहीं लड़ते, वो आवाज़ नहीं उठाते, तो शायद अंग्रेज भी हमारे लिए ये चीज़ नहीं करते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ज़्यादा किए हमारे वुमेन एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे जितने सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने इतना प्रेशर बनाया अंग्रेजी सरकार के ऊपर कि उन्हें बिल पास करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गए सोशल रिफॉर्म। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन भी अंग्रेज के टाइम पे ही लॉन्च हुए थे। इसमें लॉर्ड मैकेले का हाथ था।
पहले जो था वो बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, वो बिलीव करते थे कि ओरिएंटल लैंग्वेज में ही इंडिया के लोगों को एजुकेशन देना है। ओरिएंटल या वर्नैकुलर लैंग्वेज क्या हो गया, यानी कि यहाँ का जो रीजनल लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में ही इंडिया को पढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की सोसाइटी को पढ़े थे। हमारे एंशियंट में, मिडेवल टाइम में जितने भी बुक हुआ करते थे उन सभी को उन लोगों ने पढ़ रखा था, तो उन्हें पता था कि इंडिया का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छा है, इन्हीं को पढ़ाना है यहाँ के बच्चों को। लेकिन कुछ अंग्रेज थे जिन्हें लगता था कि ये सब बकवास है, इससे किसी का कुछ डेवलप होने वाला नहीं है, इससे सबकी सोच और ही बैकवर्ड होती जाएगी। तो इसीलिए मॉडर्न एजुकेशन लॉन्च किया गया लॉर्ड मैकेले के द्वारा, और फिर बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए और बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए गए हमारे इंडिया में। तो एक तरह से ये अच्छा ही था मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे लॉन्च करना। इसमें वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ाए जाते थे, इसमें सिर्फ लिटरेचर ही नहीं साइंस को भी इंक्लूड करके पढ़ाया जाता था। फिर जितने भी मॉडर्न मीन्स डेवलप हुए जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये भी अंग्रेज़ों के टाइम में ही डेवलप हुए। जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क था वर्ल्ड का, जो ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, ये सारे हमारे इंडियन सोसाइटी की भलाई के लिए नहीं, वो अपने मतलब के लिए बना रहे थे। पर कोई नहीं, हमारे कंट्री में बनाए, हमें भी फ़ायदा मिला। फिर है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। जितने भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ लगाए गए उसमें भी ब्रिटिशर्स का ही हाथ है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ लगे, तो ये अर्बनाइजेशन को भी बढ़ाया। कैसे बढ़ाया अर्बनाइजेशन को? अब लोग काम करने के लिए क्या होंगे, शहर में जाएंगे। शहर में जाएंगे तो क्या होगा, माइग्रेशन होगा विलेज एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। तो फिर क्या होगा, मॉडर्न सिटीज़ बनेंगे, अर्बनाइजेशन होगा, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मेजर काउज है अर्बनाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद सबसे मेजर रोल नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था हमारे कंट्री के आज़ादी के लिए, ये था हमारे इंडियन सोसाइटी का चेंजिंग पॉइंट। यहाँ से पूरी तरह इंडिया बदलने वाला था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ये पूरी तरह इंडिया की सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर दिए थे, पूरी तरीके से ख़राब कर दिए थे, है ना। यहाँ पे गरीबी बढ़ रहा था, रोज़गार कम हो रहा था। जितने भी मिडिल क्लास लोग थे इंडिया में वो अच्छा खासा एजुकेशन ले लेते थे, फिर भी उसे पोस्ट ब्रिटिशर्स के नीचे ही दिया जाता था। तो क्या हो रहा था, एक तरह से भेदभाव हो रहा था। और ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे वो सिर्फ अपने भलाई के लिए कर रहे थे, इंडिया के भलाई के लिए कुछ नहीं हो रहा था। तो लोगों में एजुकेशन बढ़ा, मॉडर्न एजुकेशन, ये भी क्या थे, अंग्रेजों की देन थी। ये मॉडर्न एजुकेशन, इसी के वजह से इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट राइज किया। तो इसे हम कह सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन अगर नहीं होता तो शायद नेशनलिस्ट मूवमेंट इतना जल्दी राइज नहीं करता, शायद आज भी इंडिया कॉलोनी रहता। बट फॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, थैंक्स टू आवर फ्रीडम फाइटर। तो इतने सारे फैक्टर्स थे कॉलोनियलिज्म के टाइम में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है बुक में, व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म और मेंशन 2 इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। अभी जो मैंने पढ़ाया इसके बेसिस पे तो आपको ये आंसर कर देने चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि कॉलोनियलिज्म क्या है और इसका क्या इफेक्ट था इंडियन सोसाइटी पे। तो कॉलोनियलिज्म क्या हो गया कि टेरिटोरियल एक्सपांशन, यानी कि जो कॉलोनियल कंट्री है उस पर पूरी तरीके से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल हर तरीके से कंट्रोल ले लेना, ये हो गया कॉलोनियलिज्म। यानी कि जैसे इंडिया क्या था, कॉलोनी, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, यहाँ पे पूरी तरीके से पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल भी, सोशल भी, हर तरीके से क्या किए थे, इंडिया पे कैप्चर कर लिए थे, पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर लिए थे। तो ये हो गया कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इसे आप और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। फिर है क्या इफेक्ट था कॉलोनियलिज्म का इंडियन सोसाइटी पे। तो क्या क्या इफेक्ट था मैंने अभी आपको बताया, जस्ट बताया। कहाँ पे बताया, बस ये सारे थे, ये सारे ही तो थे इफेक्ट। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा के लिख दो। जैसे कि आप लिख सकते हो मॉडर्न लॉ जो बना, यानी कि इंडियन पिनल कोड सब जो है, क्रिमिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, तो ये सारे इफेक्ट थे हमारे इंडियन सोसाइटी पे। और जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए, मॉडर्न एजुकेशन इवॉल्व हुए, ये सारे इफेक्ट थे। तो बहुत सारे टर्म्स है, अभी मैंने बताया कितने सारे टर्म्स है, आप इसमें से कोई भी उठा के लिख सकते हो। कोशिश करना कि ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं भी देखूँ तो आप लोगों को कितना समझ में आया। मैंने आपको बताए थे कि आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये दोनों टॉपिक आज हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करें। कोई कमी हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।